हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज की हम 7 दिसंबर के दाहिने दो में हमें आज क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है गवर्नमेंट नीड लैटिट्यूड टू मेक पीस से सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि गवर्नमेंट नीड लैटिट्यूड टू मेक पीस। ठीक है, इसमें देखेंगे नोटिंग दैट द गवर्नमेंट शुड बी गिवन लीवे इफ शुड बी गिवन इफ़ अ कॉम्प्रोमाइज़ इज़ नेसेसरी टू सेव द नेशन। मतलब कह रहे हैं कि इफ़ कॉम्प्रोमाइज़ इज़ नेसेसरी टू सेव द नेशन तो वो करना चाहिए, ऐसा सीजीआई की तरफ से बोला गया है। डी वाई चंद्रचूड़ जिन्होंने वेंसडे को बोला है, वेंसडे को दैट द आसाम अकॉर्ड 1985 एंड न्यू सिटीजनशिप जो regime है which followed in its wake might have been an adjustment reached by Rajiv Gandhi government to calm the wave of violence anti-migrant protest that rolled over the northeastern state for years and threatened national peace. ठीक है, you must give government that latitude. Even today there are state in northeast affected insurgency and violence. नॉट जस्टिफाइड क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ऑब्वियसली एवरी कॉम्प्रोमाइज मेड इट नेवर परफेक्ट। द स्टेट ऑफ असम वॉज राइवन विथ स्ट्राइफ ऑफ टाइम। तो इन्होंने बोला, तो बस इससे सिर्फ ये वाले से पूरा हमें नहीं जानने की ज़रूरत है, बस ये याद रखो कि गवर्नमेंट ने कहा है नीड लैटिट्यूड टू मेक पीस, मतलब अगर ज़रूरत है तो करनी चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ इज़ नेसेसरी टू सेव द नेशन, ऐसा स्टेटमेंट सीजेआई ने दिया। अगर ऐसा कुछ हो तो आप उस वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, 114 सीट्स माइग्रेंट कोटा क्लियर्ड फॉर जेएनके असेंबली। तो ये जेएनके के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि अ लुक एट दी जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। जेएनके रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल की बात की जाए तो क्या कहा जा रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन बिल इंक्रीज टोटल नंबर ऑफ सीट। जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बढ़ जाएंगी, 140 हो जाएंगी 107 से। मतलब पहले 107 थी, जिससे बढ़ के कितना हो जाएंगी 114। 9 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। तो जो 9 सीट्स हैं, 9 सीट्स वो किसके लिए होंगी, एसटी के लिए। फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला है, ठीक है, जो रिजर्व की जाएंगी एसटी के लिए। और ऑल्सो एम्पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको क्या किया जाएगा, ऑल्सो एम्पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर टू नॉमिनेट, वो नॉमिनेट कर पाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर 3 मेंबर्स टू असेंबली, 2 मेंबर्स फ्रॉम कश्मीर माइग्रेंट। ठीक है, तो 3 मेंबर्स को वो कर सकते हैं, जिसमें से 2 मेंबर्स कश्मीरी माइग्रेंट्स होंगे, जिनमें से वो नॉमिनेट कर सकते हैं। कौन, लेफ्टिनेंट गवर्नर। पॉइंट ऑफ व्यू, होम मिनिस्टर अमित शाह स्पीक इन लोकसभा। मतलब वो बता रहे हैं कम्युनिटी, देखो बता रहे कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी है, उनमें से वो 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं और टोटल पावर उन लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास 3 मेंबर्स को कर सकते हैं। विद 1 नॉमिनी बीइंग अ वुमन, जिसमें से एक वुमन होंगी, ठीक है, महिला होंगी एक, और इसमें से एक महिला होंगी, एंड 1 मेंबर्स फ्रॉम अमंग द पीपल फ्रॉम पीओके, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हु टुक रेफ्यूजीज इन इंडिया फॉलोइंग वॉर विद पाकिस्तानी 1947 एंड 65 एंड 71। अब इससे आपको यहाँ क्या याद हुआ, आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी बार हो चुकी है वॉर सिचुएशन और कितनी बार अफेक्टेड हुए हैं चीज़ें। मतलब पहले की बात चल रही है, ठीक है, जो उस समय जो पीपल थे फ्रॉम पीओके हु टुक रेफ्यूजी इन इंडिया, उनकी बात की जा रही है। ठीक है, वैसे तो बहुत बार ऐसी झड़प देखी गई है। रिजर्वेशन बिल सीक्स टू रिप्लेस द टर्म वीक, और ये जो रिजर्वेशन बिल है उसमें रिप्लेस किया जाएगा टर्म जो है वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लास, जो सोशल कास्ट है जम्मू कश्मीर को, रिजर्वेशन एक्ट 2004 को, एंड अदर बैकवर्ड क्लास को। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और मेंस में अगर आता है तो हम ये सब फैक्ट्स लिखेंगे तो वो बहुत ही हमारे लिए इम्पैक्टफुल होगा। ओके, नेक्स्ट में आ जाएंगे हम, और कौन सा पढ़ना है हमें, नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती हैं हम वही देखते हैं। ठीक है,
आज मैं सीसैट का वीडियो भी आपको नया वाला प्रोवाइड कर दूँगी, अपलोड कर दूँगी। देर हो गई है थोड़ी, पर अभी कर दूँगी मैं। कल से मैं आपको 1 बजे तक। तो यहाँ पे देखो, ये वाला तो असेंबली पोल की बात की जा रही है, ठीक है, इलेक्शन और ये सब 2024 बैटल, कांग्रेस से रिलेटेड ये सब। पर हमें यहाँ पढ़ना ये वाला एमपी इंडेक्स रिडक्शन अंडर द एनडीए इज फ्लॉड। तो क्या बोला जा रहा है, सैमुअल जॉनसन, प्रोफाउंड लिटरेरी क्रिटिक एंड एसियस्ट रोड, पॉवर्टी इज ग्रेट एनिमी टू ह्यूमन हैप्पीनेस। अब ये लाइन आप एज इट इज़ एस्से में या कहीं पे भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, और इनका नाम डाल के सैमुअल जॉनसन का। क्या कहा जा रहा है, इट सर्टेनली डिस्ट्रॉय लिबर्टी। तो क्या कहती है, पॉवर्टी जो होती है वो ग्रेट एनिमी है ह्यूमन हैप्पीनेस की, और ये क्या करती है, सर्टेनली डिस्ट्रॉय करती है लिबर्टी को, एंड इट मेक्स सम वर्चू इम्प्रैक्टिसेबल एंड अदर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ से। शार्पेस्ट कॉन्टेक्स्ट में देखें, कन्वेंशनल मेजर ऑफ पॉवर्टी इन टर्म ऑफ इनकम आर लिमिटेड। ठीक है, जो मेजर्स है पॉवर्टी की इन टर्म्स ऑफ इनकम वो लिमिटेड है, नैरो है, फोकस्ड ऑन क्लैरिटी ऑफ रिसोर्सेज टू एक आउट ऑफ द बेयर सब्सिस्टेंस, बट देयर इज अ मच मोर पॉवर्टी देन अ बेयर सब्सिस्टेंस एज एम्फसाइज्ड बाय जॉनसन एंड अदर। नोबल लॉरिएट जो है हमारे अमर्त्य सेन जी, जिनको कौन नहीं जानता, एक बड़ी पर्सनैलिटी है। तो उन्होंने क्या बोला है, पायनियर आर रिच इनोवेट एंड ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑन वेलबींग फोकसिंग ऑन कैपेबिलिटीज एंड फंक्शनिंग। ठीक है, वाइल कैपेबिलिटीज आर एबिलिटी टू डू दिस और दैट इन फ्री एंड फेयर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो किस पे फोकस किया इन्होंने, कैपेबिलिटी एंड फंक्शनिंग पे। एन एबिलिटी टू live a healthy life, for example, is not necessarily related to influence and it could result in obesity, vulnerability to not communicable disease। ठीक है, इसके कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने बात की है। अचीवमेंट जैसे कि हेल्दी, ठीक है, एज बिंग हेल्दी ऑन अदर हैंड रिक्वायर नरिशिंग डाइट एंड फिजिकल एक्सरसाइज। प्रोफेसर सेन हैज़ हाउएवर रेसिस्टेंस एग्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट जैसे कि कैपेबिलिटी इनटू एन ओवरऑल मेजर्स ऑफ वेलबींग एज ही बिलीव दैट ईच कैपेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट इन इट सेल्फ। ठीक है, ये है। MPI स्टोरी की बात की जाए यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की बात यहाँ हो रही है। अब जैसे कोई भी हम आंसर लिखेंगे या प्री में भी ऐसे UNDP या कोई भी ऐसे इंडेक्स या कोई भी जो हमारी पॉलिसी ये सब होती है उससे रिलेटेड डायरेक्ट आता है क्वेश्चन प्रीलिम्स में, पर मेंस में जैसे हमें चीज़ें लिखनी है तो हमें कुछ भी नहीं लिख देना है। जैसे UNDP ने क्या कहा, वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा, IMF ने क्या कहा, नीति आयोग ने क्या कहा, तो ऐसे सब चीज़ें लिखेंगे तो वो इम्पैक्टफुल होती है। जैसे क्या कहा जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP सीज अपॉन कैपेबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट एन ओवरऑल मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विद यूनिफॉर्म वेग ऑफ 3 कंपोनेंट। और कौन सी है वो कंपोनेंट, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंपॉर्टेंट पता चला यहाँ से। ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पे एंड देयर सब इंडाइसेस। फॉलोइंग दिस मेथोडोलॉजी नीति आयोग ने क्या किया, नीति आयोग एंड UNDP ने रिलीज किया रिसेंटली नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI निकाली गई और उसमें क्या देखा गया, इंपॉर्टेंट है ये सारी लाइनें जो यहाँ यूज़ हुई हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हो कि ये सब आप अगर PYQ देखोगे तो पता चलेगा कि क्वेश्चन बहुत सारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं पॉवर्टी से रिलेटेड। ठीक है, MPI से रिलेटेड, UNDP से रिलेटेड क्वेश्चंस बन चुके हैं कई बार। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो रिसेंटली नीति आयोग, और अब यहाँ से देखो क्वेश्चन इस तरह नहीं पूछता है, ये पूछेगा कि जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो कौन निकालता है। तो ये कौन निकालता है, नीति आयोग एंड UNDP ने रिसेंटली रिलीज़ किया है। तो ये लाइन आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, नीति आयोग प्लस UNDP याद रहनी चाहिए। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, अ प्रोग्रेसिव रिव्यू 2023 ऑल्सो इम्प्लीकेटेड दैट UNDP रिपोर्ट मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक, रिलीज ऑन November 7, 2023 को ये आया। हैंस दीज रिपोर्ट सफर फ्रॉम द सेम फ्लॉज एज UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है। क्या है इसमें, एग्रीगेशन विथ यूनिफॉर्म वेग बट द MPI स्टोरीज फॉर द डिस्टॉर्टेड एज इलेबोरेटेड ऑन बिलो। अब इसमें MPI 2023 की बात की जा रही है। एस्टिमेटेड शो अ नियर halving ऑफ द इंडियाज नेशनल MPI वैल्यू एंड इट इज अ डिक्लाइन फ्रॉम 24.85 एंड 14.96 बिटवीन 2015 to 16। तो ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं। अब देखो, रैपिड रिडक्शन ऑफ MPI की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट MPI रिलाइज अपॉन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFS 4 and 5।
ये इंपॉर्टेंट हो गया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस की बात हो रही है, NFHS, ठीक है, विच आर नॉट डिटेल्ड इनफ फॉर इट्स एस्टिमेशन, की वो उतना इनफ नहीं है, ठीक है। मोरओवर जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है वो क्या करता है, इज ब्लॉक्ड एज एस्टिमेट ऑफ ओपन डेफिकेशन। ओपन डेफिकेशन मतलब खुले में शौच जाना, मतलब खुले में डेफिकेशन करना, टॉयलेट की सुविधाएं ना होना, उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। तो NFHS5 इज ब्लॉक्ड एज एट एस्टिमेट ऑफ ओपन डेफिकेशन, contradicted aggregated official claim of its complete elimination. In fact, कहा जा रहा है who led National Family Health Survey 5 was suspended. UNDP has no qualms about using it. National Family Health Survey 4 and 5 should have been combined with 75th round of NSS National, ठीक है, NSS से उसको क्या किया जाए, 75th राउंड ऑफ NSS ऑन दी हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर से उसको क्या किया जाए, कंबाइन किया जाए, इसकी बात कही गई। तो पूरा उसमें एक्सप्लेन किया गया है, फोकस ऑन कोवेरिएट्स, क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना, हाउ प्रोग्रेसिव स्टेट इट इज़, MPI विद रिस्पेक्ट ऑफ ईच, मतलब सारी चीज़ों पे इस पर यहाँ पे देखा गया, ठीक है। MPI रिडक्शन बिटवीन 2015 एंड 1921 इज कंसिडरेबली लोअर देन दी ऑफिशियल एस्टिमेट, तो मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे बात हो रही हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वही चीज़ें ज़्यादा फोकस करते हैं। आवर सेलेक्टिव रिव्यू ऑफ MPI एस्टिमेट शोज दैट पॉवर्टी रोज इन इंडिया मोस्ट पॉपुलस स्टेट, कौन है, उत्तर प्रदेश, यूपी की बात हो रही है, बाय ओवर 7 परसेंट पॉइंट ऑफ द स्टेट दैट वेंट टू द इलेक्शन इन नवंबर, मतलब अभी हुआ है, आपको पता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत गई है, और अभी मिज़ोरम, राजस्थान में भी वो बीजेपी जीत गई है, तेलंगाना में शायद कांग्रेस जीती है। वी फाइंड दैट MPI फेल इन छत्तीसगढ़, ठीक है, फेल हुई है छत्तीसगढ़, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ओके, बाय ओवर 6%, राजस्थान में 2%, ओके, एंड मोस्ट लाइकली इन मध्य प्रदेश बाय अबाउट 8% पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको ये चीज़ें याद हो जाती हैं तो आपके मेंस में अच्छे नंबर बनते हैं। इन कंक्लूजन देखें, नॉट ओनली डज द MPI एग्रीगेट नॉट इन कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन की बात करें, नॉट ओनली डज द MPI एग्जैजरेट द NDA सक्सेस इन फाइटिंग डेप्रिविएशन बट ऑल्सो परहैप्स मोर सीरियसली obfuscate conventional measure of which may unravel contradictory story of poverty। तो ये पूरी चीज़ किसकी बात कर ली गई है यहाँ पे, MP इंडेक्स की, ओके, लोक नीति की बात यहाँ पे सारी करी जा रही है। आगे देखेंगे, टेस्ट एंड कॉन्टेक्स्ट की बात करें, नेविगेटिंग द US चाइना रिलेशनशिप, ठीक है, US चाइना रिलेशनशिप की बात यहाँ पे करी जाए तो क्या कहा जा रहा है, the most consequential outcome of meet between two countries was decision to restore military to military communication between two nuclear weapon state, critical to prevent potentially catastrophic miscalculations, ठीक है। तो US और चाइना की बात यहाँ पे चल रही है, बस आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जाम में तो उसके कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है, जैसे इंडिया एंड अदर कंट्रीज़, ठीक है, जैसे नेबरिंग कंट्रीज़ हो गई या फिर US चाइना, ये वो हमारे रिलेशन क्या है ऐसा, पर हमें जानने की ज़रूरत है कि हम अवेयर रहने चाहिए सब चीज़ों से। वाशिंगटन एंड बीजिंग आर लेवरेजिंग देयर ओन एरिया ऑफ स्ट्रेंथ टू इन्फ्लिक्ट मैक्सिमम डैमेज ऑन द अदर, एस्केलेटिंग द बायलैटरल डिस्प्यूट was epitomized in the muscular approach that US adopted to shore up global hegemony। हेजेमनी मतलब बताऊँ आपको क्या होता है, सबको पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बताती हूँ। देखो हेजेमनी क्या होता है, पावर, कौन सी पावर, एक तरीके से डोमिनेशन, ठीक है, एक तरीके का डोमिनेशन मतलब डोमिनेटिंग पावर होना। हेजेमनी मतलब क्या करती है कि हमेशा आपको पता है बहुत सालों तक US की हेजेमनी रही है, ठीक है, तो उसी की बात की जा रही, US अडॉप्टेड टू शोर अप ग्लोबल हेजेमनी, क्योंकि उसको हमेशा मतलब एक अपना पावर जो मतलब दिखाना, पावरफुल कंट्री, ठीक है, उसके रूप में पावरफुल स्टेट, तो ये ग्लोबल हेजेमनी की बात की जा रही है, डोमिनेशन एक तरीके का। ड्यूरिंग द ट्रम्प प्रेसिडेंसी एंड कन्वर्सली चाइना क्वेस्ट फॉर वर्ल्ड मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजी सुप्रीमेसी दैट हैज क्रिस्टलाइज अंडर मिस्टर शी जिनपिंग की बात की जा रही है।
तो वो ये था कि किस तरीके से एक डोमिनेशन बना के रखना, या जैसे कि होता नहीं कि ग्लोबल करेंसी के रूप में डोमिनेशन बनाए रखना, या फिर ट्रेड में डोमिनेट होना, कि मतलब कौन सुपीरियर पोजीशन पे है एक तरीके से। पर आप अगर जैसे IR या PSIR या फिर इस तरीके के लिख रहे हैं तो आप वहाँ पे हेजेमनी शब्द यूज़ करते हैं। द रोल ऑफ स्पेशल इंक्वायरी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, इसको देखेंगे हम। ये आपको पता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का है, जो कि हमारा GS पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम समरी से काम चलाएंगे अपना। इसमें क्या जा रहा है, द एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा इज़ बिलीव टू हैव, क्योंकि हमारा इतना ही सफिशिएंट होता है जानने के लिए, ठीक है। उसको फिर डिटेल में देता है, कई बार इंपॉर्टेंट होता है जो हम उसको डिस्कस करते हैं। सो यहाँ देखेंगे क्या कहा जाता है, द एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा इज़ बिलीव्ड टू हैव रिकमेंडेड एक्सपल्सन ऑफ तृणमूल कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट Mahua Moitra from Lok Sabha from her unethical conduct, breach of privilege and contempt of house। अब देखो कौन किया क्या किया ये हमें नहीं, मतलब बात कौन से टॉपिक पे हो रही है यहाँ ये जानने की जरूरत है। किस पे? अनएथिकल कंडक्ट और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ये लाइन यहाँ से याद रखनी है। कंटेम्प्ट ऑफ हाउस इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 101 इंपॉर्टेंट। 101 आर्टिकल जो है उसमें क्या कहा जा रहा है, लिस्ट डाउन ग्राउंड फॉर वेकेशन ऑफ सीट बाय MP इंपॉर्टेंट। अगर पूछ लेता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 101 किस बारे में बात की गई है, इसमें लिस्ट डाउन किया गया है ग्राउंड्स कि किस ग्राउंड पे सीट होगा, मतलब ग्राउंड्स फॉर वेकेशन ऑफ सीट बाय MP, मतलब MP को वेकेट करना होगा सीट वेकेशन, जो भी वेकेशन मतलब जो सीट खाली है, ठीक है, वेकेशन ऑफ सीट बाय MP। तो वो खाली सीट की बात जो है वो क्या ग्राउंड्स होंगे वेकेशन ऑफ सीट्स के लिए, वो आर्टिकल 101 में लिखा है। ये चीज़ें आपको यहाँ से जाननी है। द एलिगेशन ऑफ कैश फॉर क्वेरी against Mahua Moitra are serious in nature. However, can expulsion for such action be viewed as disproportionate punishment? तो जो एक्सपल इनको किया जाएगा, एक्सपेल किया जाएगा, एक्सपल्शन जो है वो उसमें चेक किया जाएगा। तो ये पूरी चीज़ें यहाँ दी गई। व्हाट इज़ द प्रिविलेज कमेटी क्या है। अब जैसे ना हम कई चीज़ें समरी दे के काम चलाते हैं, पर हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें जाननी है कि क्या है प्रिविलेज कमेटी। क्वेश्चन आए तो हमें पता होना चाहिए। प्रिविलेज कमेटी आर स्पेशल इंक्वायरी कमेटी, तो ये स्पेशल इंक्वायरी कमेटी होती है। द मोस्ट सीरियस एक्विजिशन अगेंस्ट अ मेंबर, जब सीरियस एक्विजिशन होता है सीरियस किसी मेंबर के खिलाफ, तब ये यहाँ पे क्या किया जाता है, एक इंक्वायरी कमेटी एग्जामिन करती है जो भी मोस्ट सीरियस एक्विजिशन होता है किसी मेंबर के खिलाफ उस चीज़ को। 1951 में क्या हुआ था, इन 1951 स्पेशल कमेटी found a member guilty of promoting a business interest by putting caution in return for financial benefit। कई बार फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए अगर कोई चीज़ की थी वो भी इसमें क्या मानी जाती है, गलत मानी जाती है। इट वॉज अगेन अ स्पेशल कमिटी दैट इंक्वायर इनटू अ कैश फॉर क्वेरी स्कैम ऑफ 2005, ठीक है, वेयर 10 MPs of Lok Sabha are 10 MP of Lok Sabha were recommended for expulsion। इज एन एक्सपल्शन कॉन्स्टिट्यूशनल, कि क्या एक्सपल्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। तो ये देखेंगे क्या कहा जा रहा है इसमें। द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 101, ठीक है, 101 में जो है ग्राउंड फॉर वेकेशन ऑफ सीट्स बाय MP, कि क्या ग्राउंड्स है वेकेट करने के लिए सीट को, कि किस ग्राउंड पे कहा जाएगा कि मतलब क्या है प्राविधान है कि आपको क्या करना होगा, वेकेट करना होगा। इसमें है इट इंक्लूड वॉलंटरी रेजिग्नेशन, कई बार वॉलंटरी रेजिग्नेशन देना होगा। डिस्क्वालिफिकेशन और अब्सेंस, हाउस में 60 सिटिंग से ज़्यादा अब्सेंस हो गए वो। एक्सपल्शन इज नॉट मेंशन एक्सप्लिसिटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप देखो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से हो जाता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है ना कि इट इज़, अभी ऐसे नहीं पूछेगा नॉट मेंशन, बोलेगा कि एक्सपल्शन अंडर आर्टिकल 101, एक्सपल्शन अंडर आर्टिकल 101 ऑफ MP mentioned in the constitution, ठीक है, mentioned in the
कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का दे दिया। आपको पता है कि 101 में बात की गई है एक्सपेल्शन की, ठीक है, कि किस तरीके से एक्सपेल हो सकते हैं, पर मेंशन नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली। यही चीज़ तो यहाँ पे दी गई है ना, जो एक्सपल्शन है नॉट मेंशन्ड explicitly in the constitution. However, Supreme Court has provided conflicting judgment in this regard. जैसे कि एक आपको केस भी जानना है, राजा राम पाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर 2007 की केस है ये, जिसमें क्या कहा गया है, इट अपहेल्ड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एक्सपेल इट्स मेंबर फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बाय इंटरप्रिटिंग आर्टिकल 101 इंक्लूड एक्सपेल्सन एज अ ग्राउंड। तो मतलब जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उसके बेसिस पे आप एक्सपेल कर सकते हो, ठीक है, वॉयलेटिंग जो ग्राउंड्स है, पर एक्सप्लिसिटली ये मेंशन नहीं है, एक्सपल्शन वर्ड मेंशन नहीं है, पर ये ग्राउंड्स मेंशन है, ठीक है। ये लाइन याद रखनी है कि कैसे विकेट कर सकते हैं, किस ग्राउंड्स पे उनको विकेट करना होगा सीट, ये मेंशन है, पर टर्म एक्सपल्शन नहीं मेंशन है, जो कि अंडरस्टूड है। बट इन अमरिंदर सिंह वर्सेस स्पेशल कमेटी पंजाब विधानसभा 2010 का केस है, जिसमें क्या कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एक्सपल्शन बाय द स्टेट असेंबली एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये कन्वीनियंस के बेसिस पे आप देख लो। अब इसमें क्या दिया गया, जब पहला वाला हुआ तो उसमें क्या हुआ कि वो एक्सपल्शन उनका क्या क्या बताया गया, मेंबर फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, तो ये अंडर आर्टिकल 101 का दिया गया, रिकमेंड किया गया। लेकिन इसमें क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि एक्सपल्शन बाय द स्टेट असेंबली एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट हेल्ड दैट सच सिनेरियो वुड फ्रस्ट्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये लाइन्स यहाँ से याद रखनी है हमें। ये हमारा आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मैंने यहाँ पे भी प्रोवाइड किया, अलग से मैं स्टोरी वाले में भी प्रोवाइड करा दूँगी आपको। नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे और हमें कौन सा पढ़ना। वीडियो ऑलरेडी लंबी होगी, अगर इसीलिए ना हम समरी और ये सारी चीज़ें करके डिस्कस करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मूव अवे फ्रॉम कॉलोनियल माइंडसेट, इनकरेज यूज़ ऑफ भारतीय लैंग्वेज, ऐसा एनसीईआरटी की तरफ से करा गया है। तो ऑन बीइंग आस्क्ड इफ द सेंटर हैज़ रिसीव्ड एनी रिकमेंडेशन फ्रॉम अ पैनल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है, ये सबको पता ही होगा। यूज द वर्ड भारत इन प्लेस ऑफ इंडिया इन टेक्स्ट बुक, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या किया है, इन इट्स रिप्लाई इन पार्लियामेंट्री स्टेटेड दैट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज बोथ इंडिया एंड भारत एज ऑफिशियल नेम्स ऑफ द कंट्री विच कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, कि उस दोनों को यूज़ किया जा सकता है, चाहे भारत चाहे इंडिया, ओके। ये कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों को यूज़ किया गया है। NCERT duly acknowledges this spirit as enshrined in our Constitution and does not differentiate between the two, the reply further said, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है और क्या बोला गया है, इनकरेज किया है यूज़ ऑफ भारतीय लैंग्वेज NCERT ने। कंट्रोवर्सी रेप्टेड इन अक्टूबर आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ हाई लेवल कमेटी, जो कि सेट की गई है NCERT, aim to revise school curriculum and propose that India should be replaced with Bharat in textbook. The NCERT has been said that was too premature to comment on this issue, कि अभी बहुत ही जल्दी है इस पर कुछ बात करना उनकी तरफ से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गरबा डांस ऑफ गुजरात मेक इट टू यूनेस्को लिस्ट, ठीक है। तो गरबा डांस जो है गुजरात का वो क्या हो गया, यूनेस्को, ठीक है, लिस्ट में, जो कि यूनेस्को का फुल फॉर्म सबको पता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो गुजरात का जो ट्रेडिशनल डांस है गरबा, उसको ठीक है, वेंसडे को इंक्लूड कर लिया गया है लिस्ट में यूनेस्को के। पॉपुलर डांस फ्रॉम द 15th कल्चरल आइटम्स फ्रॉम इंडिया टू मेक इट टू द यूनेस्को लिस्ट। कोलकाता का दुर्गा पूजा भी वॉज द लास्ट वन एडेड 2 years ago। तो इसके पहले कोलकाता का दुर्गा पूजा भी 2 साल पहले क्या हुआ है, उसको भी यूनेस्को की लिस्ट में ऐड किया गया है, और अभी गरबा भी ऐड हो चुका है। द इंक्लूजन हैज़ बीन मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ 2003 कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग इंटरचेंजेबल कल्चरल हेरिटेज, उसके बेसिस को लिस्ट किया गया है। इंटरनेशनल कल्चरल बॉडी डिस्क्राइब गरबा एज अ रिचुअलिस्टिक एंड डिवोशनल डांस परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्म्ड इंडिया। तो ये नेक्स्ट आ जाएंगे,
यहाँ क्या है, इंडियन ओरिजिन मीडिया एग्जीक्यूटिव समीर शाह टू हेड बीबीसी बोर्ड। तो ये लाइन याद रखनी है कि बीबीसी बोर्ड को इंडियन ओरिजिन मीडिया एग्जीक्यूटिव समीर शाह क्या करेंगे, हेड करेंगे। तो उसी के बारे में पूरी उनकी इन्फॉर्मेशन है। ब्रिटिश इंडियन है ये, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के, ब्रिटिश मतलब उनकी वो होगी क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप। तो ब्रिटिश इंडियन हैज़ बिन पिक अप यूके गवर्नमेंट टू हेड द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन एज नेक्स्ट ईयर। ये 71 ईयर्स ओल्ड हैं, फॉर्मर बीबीसी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, was born in औरंगाबाद एंड मूव टू यूके, ठीक है, फिर ये यूके में रहते हैं। बॉर्न हुए थे कहाँ पे, औरंगाबाद में, उसके बाद ये यूके चले गए थे 1960 में। द प्रीवियस बीबीसी चेयर थे जो रिचर्ड शाह, वो उनको मतलब वो जून में ओवर हिज फेलियर टू डिस्क्लोज दैट ही हैड हेल्प अरेंज लोन टू फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। तो मतलब उन पे चार्जेस जो भी हों कि उन्होंने फाइनेंशियल कुछ ये चीज़ें की थी, तो ली थी, या फिर जो भी चीज़ें लगी थी उन पे। तो अभी कौन है ये जानना है हमें। ब्रिटिश इंडियन ओरिजिन के 71 ईयर्स ओल्ड हैं, औरंगाबाद में बॉर्न हुए थे, ये 1960 में यूके चले गए थे। तो इंडियन ब्रिटिश इंडियन है समीर शाह, जो कि बीबीसी बोर्ड के हेड रहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, गवर्नमेंट सीक्स पार्लियामेंट्री नॉट फॉर एक्स्ट्रा स्पेंडिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। तो यूनियन गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को क्या किया है, पार्लियामेंट ने क्या किया है, शॉर्ट पार्लियामेंट अप्रूवल, मतलब पार्लियामेंट अप्रूवल मिल गया है स्पेंडिंग एडिशनल 1.29 लाख करोड़ करंट फिजिकल ईयर्स के लिए स्पेंड करने के लिए। और गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट सेज नेट एडिशनल स्पेंडिंग फॉर करंट फिजिकल ईयर एंडिंग मार्च 31 को ये एंड होगा। उसके बाद ये एक्स्ट्रा जो मतलब चीज़ें जो अप्रूवल मिली है उसको यूज़ करेंगे नेक्स्ट में। तो बस आज के लिए इतना ही चीज़ें थी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। थैंक यू।